मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बाप का 4 बेटा होता है, 5 बेटा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बेटा ही बाप के पास रहता है। 3-4 बेटा बाप को छोड़ के भी चला जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लेके नहीं जाता है, इसलिए कि बाप जब तक जिंदा है प्रॉपर्टी उसी का है। इसी तरह मेरे पार्टी का जनाधार जो है वो वहीं का वहीं है। विधायक तो आते हैं चले जाते हैं। मन बना लिया है कि जितनी पार्टियां हैं सबने लोगों को झिलाया है, रुलाया है, सताया है और डराया है। तो इसलिए इस बार मेरी छवि देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है। सेटिंग तो है कि मोहन गुप्ता से पैसा ले लिया गया और मामा को वोट दिलवा दिया गया, लेकिन जनता होशियार है। इस बार चुपचाप जनता वोट कर रही है। गोपालगंज के उपचुनाव में कवरेज के दौरान हमारी मुलाकात हुई है AIMIM के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया जी से। इनसे मुलाकात हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है? कई बूथों पे आप गए होंगे, AIMIM की स्थिति क्या है? शुक्रिया आपके चैनल से सभी श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। मैं अब बड़ईपट्टी रामपुर टेंगराही 1 नंबर बूथ से मेरा भ्रमण चालू हुआ है और आपको यहाँ जगमलवा में मुलाकात हुई आपसे। तो AIM का काफ़ी तादाद में लोगों ने वोट कर रहा है और अच्छी बैकफीड मिल रही है मुझे, इसलिए कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि जितनी पार्टियां हैं सबने लोगों को झिलाया है, रुलाया है, सताया है और डराया है। तो इसलिए इस बार मेरी छवि देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार चरपाई छाप को वोट देके असेंबली भेजने का। आपको लग रहा है ऐसा, क्योंकि आपके 5 विधायक में से 4 विधायक तो चले गए थे RJD में, 1 रह गए। आपको ऐसा लग रहा है कि ओवैसी जी का या फिर AIMIM का जो जनाधार होना चाहिए वो गोपालगंज में मिल सकेगा इस चुनाव में? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बाप का 4 बेटा होता है, 5 बेटा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बेटा ही बाप के पास रहता है। 3-4 बेटा बाप को छोड़ के भी चला जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लेके नहीं जाता है, इसलिए कि बाप जब तक जिंदा है प्रॉपर्टी उसी का है। इसी तरह मेरे पार्टी का जनाधार जो है वो वहीं का वहीं है। विधायक तो आते हैं चले जाते हैं। जब 2025 में जब इलेक्शन होगा उस वक्त पता चल जाएगा कि हमारी पार्टी का क्या जनाधार है और क्या स्थिति है। इस बार नहीं पता चल सकेगा उपचुनाव में? उपचुनाव तो ही संदेश दे रहा है। उपचुनाव ही संदेश दे रहा है पूरे बिहार को कि इस वक्त की स्थिति क्या है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है अब्दुल सलाम जी कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम क्यों नाराज़ है इस उपचुनाव में, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चर्चा जो चल रही है क्या वाकई महागठबंधन से माइनॉरिटी नाराज़ है, AIMIM के साथ है, या फिर क्या लास्ट तक क्या होगा, ये क्या आपको लग रहा है? देखिए, नाराज़गी की वजह यह है कि आज आप 40 या 45 साल के बच्चों से पूछिएगा, आदमी से पूछिएगा कि आपने किसी और चुनाव चिन्ह को पहचानते हो? तो आज से पहले, ये इस उपचुनाव से पहले किसी को मालूम नहीं था लालटेन छोड़ के। लेकिन जिन लोगों ने सींचा इस पार्टी को, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उन्हीं लोगों को दरकिनार करते हुए और ये पार्टी पैसे पे टिकट बेचने लगी, जिसके वजह से माइनॉरिटी में काफ़ी आक्रोश है, नाराज़गी है। यही वजह है। तो इस बार माइनॉरिटी क्या RJD के साथ है, महागठबंधन के साथ है, या फिर AIMIM के साथ है? देखिए, टोटल माइनॉरिटी AIM के साथ है और प्लस हमारे दलित, कुचले दबले लोग, सारे लोग एकजुट होके, ये समझ लीजिए कि ये नया समीकरण बना उपचुनाव में और इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। तो फिर यही के तो नेता माने जाते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से रियाजुल हक राजू, और कहा जाता है कि महागठबंधन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो फिर क्या उनके लोग नहीं हैं यहाँ पे? देखिए, जो आगे नेता होता है, अगर उनको टिकट दी होती RJD तो उनके साथ सारे लोग होते। अभी तो वो लड़ नहीं रहे, उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया टिकट लेने के लिए, लेकिन उन्हें मिला नहीं। अब अंदर की बात तो आप खुद भी समझ सकते हैं। तो आखिर नाराज़गी किस बात को लेकर के, ये हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। नाराज़गी इस बात की है कि जब भी RJD में जो मुस्लिम प्रत्याशी कोई खड़ा होता है तो यादव लोग अपना जाति स्वजातीय देखने लगते हैं, साधु यादव को वोट देने लगता है। इसलिए कि ये दोनों लोगों को मामा भगना की सेटिंग है कि जब कोई मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से उतरेगा तो आप जाके खड़ा हो जाओ, लड़ो
और हमें इन लोगों को हरा दो, बीजेपी को जिता दो। मामा भगिना मतलब कि तेजस्वी यादव और साधु यादव की आप बात कर रहे जी जी, तो दूसरा यहाँ मामा भगना कौन है? हैं जी। दूसरा इन लोगों की क्या सेटिंग है यहाँ पे? सेटिंग आज 15-17 साल से देख रहे हैं आप। तो इस उपचुनाव में भी सेटिंग है क्या? नहीं, इस उपचुनाव में सेटिंग तो है कि मोहन गुप्ता से पैसा ले लिया गया और मामा को वोट दिलवा दिया गया, लेकिन जनता होशियार है। इस बार चुपचाप जनता वोट कर रही है, शांति से वोटिंग हो रही है, इसलिए जब रिजल्ट आएगा तो पूरे बिहार क्या होगा 6 तारीख को, 6 नवंबर को जब काउंटिंग जब होगी, मतगणना होगा, तो उस समय क्या होगा? क्या होगा? जिनको लोगों ने वोट दिया होगा ज़्यादा, उनकी विजयी होगी। बीजेपी तो कह रही है कि 50,000 से ऊपर से लीडिंग होगी और महागठबंधन अपनी अलग दावा ठोक रही है चुनाव जीतने की। दावा तो सारे ही ठोकते हैं, जो निर्दल से खड़े हैं वो भी दावा ठोक रहे हैं। आप चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, अब जनता से पता कर लीजिए कि हो क्या रहा है। लीडर आपके आए थे, उनका कुछ जादू चलेगा इस गोपालगंज के मतदाताओं पर? मेरे पार्टी के जी। क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपने देखा पूरे गोपालगंज विधानसभा 101 में बिहार सरकार ने पूरी अपनी मंत्रिमंडल को उतार दिया और एक एक वार्ड में मंत्रियों ने खाक छाना, फिर भी वापस चले गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए बिहार तक से। ये थे AIMIM के गोपालगंज के इस उपचुनाव में उम्मीदवार अब्दुल जी, जो कि यहाँ पे मुखिया भी रह चुके हैं और ये यहाँ पे ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मामा भगिने की सेटिंग है और इस सेटिंग के तहत यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले 6 तारीख को कुछ अलग होगा और देखिएगा जब उसमें से जब EVM से जो फैसला होगा वो कुछ चौंकाने वाला फैसला आएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, गोपालगंज।